सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर लें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोग आज की कक्षा में नवमांश कुंडली का उपयोग क्यों करते हैं, आवश्यक क्यों है, कैसे बना सकते हैं और नवमांश से फलादेश का सिद्धांत क्या है। क्योंकि कल की कक्षा में आप लोगों ने देखा था कि बगैर नवमांश का कुछ भी फलादेश करना असंभव सा हो जाता है, या अगर हम लोग फलादेश भी करते हैं तो उसमें सटीकता बिल्कुल नहीं आती। फलादेश के नज़दीक तक तो हम लोग पहुंचने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन सटीकता उतनी नहीं आती जितनी की होनी चाहिए। तो आज की कक्षा में हम लोग सबसे पहले नवमांश कुंडली बनाना जानेंगे। हालांकि नवमांश कुंडली बनाने की आवश्यकता आजकल नहीं पड़ती है, लेकिन ज्ञान होना आवश्यक है कि बनती कैसे है। क्योंकि बनी बनाई नवमांश कुंडली आजकल के सॉफ्टवेयर पर देखने को मिलते हैं, और सॉफ्टवेयर के सहारे बनाई जाए या अपने हाथों से बनाई जाए, बात एक ही होती है। समझने के लिए हम लोग दूसरे शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम सबों को जोड़ घटाव गुना भाग आता है, हम सभी करते भी हैं, परंतु हम लोग जब अपने हाथों से जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं तो उसके बदले में हम लोग ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और कैलकुलेटर पर हम लोग अपने से ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए कम से कम जहाँ तक गणित की जो भी बातें हैं वह गणित कंप्यूटर पर भरोसा की जा सकती है, करना चाहिए, और हम भी करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। हाँ, फलादेश अपने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार से फलादेश होती है। तो आइए चलते हैं आज की कक्षा की विषय वस्तु की ओर। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज का विषय वस्तु है कि नवमांश कुंडली कैसे बनाएं। नवमांश कुंडली बनाने की कई विधियां हैं, एक विधि नहीं है, कई विधि है, 3-4 विधियां हैं। आज की कक्षा में हम लोग कम से कम 2 विधियों के बारे में जानेंगे जो ज़्यादातर हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए, पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह जब एक भाव में जब रहते हैं तो एक भाव का मान 30 अंशों का होता है। कहने का मतलब, अब इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड वृत्ताकार है और सभी राशियां अपने अपने जगह पर निश्चित है। सभी राशियां अपने अपने जगह पर निश्चित है, एक जगह स्थित है। राशियों में गति नहीं होती, राशियों में गति नहीं होती है। अब यह ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड में सभी राशियां अपने अपने जगह पे है। अगर मान लिया जाए कि यह मेष राशि है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, सिंह के बाद में कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं 12वां मीन। तो ब्रह्मांड की दूरियां हम लोगों से, जो ग्रह लोग का जो परिभ्रमण पथ है, हम लोगों से काफ़ी दूर है। हम लोग वहाँ जाकर उनकी दूरियां मीटर किलोमीटर से नहीं माप सकते। तो हमारे वैदिक ज्योतिष में हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने अपने तपस्याओं के बल पर उन्होंने कोण के आधार पर, यानी कि अंशों के आधार पर दूरियां तय करने की विधि का ज्ञात किया, जिसको आजकल हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति में भी तो वही होता है कि कोण के आधार पर, अगर मान लिया जाए कि
यह कोण पता चल जाता है और यह डिग्री पता चल जाती है, तो इसकी दूरी कितनी है यह पता चल जाता है हम लोग को। तो उस आधार पर उन लोगों ने देखा तो पूरे ब्रह्मांड की डिग्री कितनी होती है, तो 360 डिग्री होती है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ तक आते आते पुनः 360 डिग्री हो जाता है। तो 360 डिग्री में 12 राशियां हैं, तो 360 में 12 से भाग दिया जाता है तो 30 भागफल आता है। तो यही एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। तो यह तो ब्रह्मांड की स्थिति है, परंतु इन्हीं राशियों को जब हम लोग लग्न कुंडली में बनाते हैं तो इसको जो सारणी है, इस सारणी के आधार पर हम लोग इस सारणी के आधार पर हम लोग 12 राशियों को 12 घर में स्थान देते हैं। तो एक राशि का मान 30 डिग्री का हो जाता है। एक राशि का मान 30 डिग्री का हुआ। हम लोग पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने यह समझा है, यह जाना है कि एक राशि का निर्माण 9 नक्षत्रों के 9 चरणों से होता है, यानी कि 2.25 नक्षत्र के योग से एक राशि का निर्माण होता है। तो वहीं एक चरण जो होता है एक नवमांश होता है। नक्षत्रों का एक चरण एक नवमांश माना जाता है, क्योंकि 9 नवमांश 9 नक्षत्रों के 9 चरण से एक राशि का निर्माण होता है, और नवमांश भी इसी दूरियों के भाग को 9 भाग को हम लोग नवमांश कहते हैं। तो एक नवमांश का मान कितना हो गया, यह नवमांश सारणी आप लोगों को स्पष्ट दिख रही है। नवमांश सारणी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो यही जो है 30 डिग्री में अगर हम लोग 9 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 30 में 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 3 तो पूरा भागफल आ गया, परंतु इधर 3 बच गया, तो 3 में 9 से भाग नहीं दिया जा सकेगा। तो यह राशि है, भले राशि करें, यह अंश है, और एक अंश में 60 कला होता है। तो हम लोग जो 3 अंश जो बच गया था, 3 अंश को कला में परिवर्तित कर देते हैं, तो एक कला में 60 अंश होता है, तो 3 कला में 180 कला हो जाएगा। 3 अंशों में 180 कला, और हम लोग 9 से भाग दे देते हैं तो कितना होता है, 9 दूना 18, 20 कला, यानी कि 3 डिग्री 20 कला का एक नवमांश होता है। अब 3 डिग्री 20 कला का एक नवमांश होता है, इस पर तो किसी को संशय नहीं रहा ना। जी नहीं। तो अब यहाँ पर यह देखा जाए कि 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर कोई ग्रह किसी भी राशि में है तो वह पहला नवमांश में माना जाता है। अगर वहीं 3 डिग्री 20 मिनट से ज़्यादा या 3 अंश 20 कला से ज़्यादा हो, 6:40 तक हो, हम लोग 3:20 में 3:20 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6:40 होगा ना। तो 6:40 तक दूसरा नवमांश, और 10 डिग्री तक, 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक, 6:40 में 3:20 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, 4 2 6, 6 3 9, यह 9 डिग्री 60 कला हुआ। तो 60 कला का एक अंश हो जाता है, तो 9 के बदले 10 अंश हो गया। तो 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक तीसरा नवमांश होता है। उसी प्रकार 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि 10 कला 10 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला तक चौथा नवमांश। फिर 16:40 तक पाँचवा नवमांश, 20 डिग्री तक छठा नवमांश, 23:20 तक सातवां नवमांश, 23:20 से 26:40 तक आठवां नवमांश, 26:40 से 30 तक नौवां नवमांश। कितने डिग्री पर कितना नवमांश हो सकता है यह भी तो अब पता चल गया ना। जी।
केवल हम लोगों को 3:20 पहला, 6:40 दूसरा, 10 डिग्री तीसरा, यही याद रखना है। 13:20 हो गया तो 10 पहले आ गया तो 3 है, एक चौथा नवमांस। 13:20 से लेके 16:40 तक है तो 5वां, 16:40 से लेके 20 डिग्री तक है तो 6 नवमांस पूरा हो गया। वहीं 21-22 तक, 23 तक होगा, 23-20 तक होगा तो 7वां नवमांस, यह क्लियर हो गया। तो नवमांस के डिग्रियों का तो हम लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर यह देखा जाए कि जो अग्नि तत्व की राशियाँ होती है उनका पहला नवमांस मेष राशि से ही शुरू होता है। अगर अग्नि तत्व में कोई भी ग्रह हो, 1 में हो, 5 में हो, 9 में हो, यानी मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो या धनु राशि में, तो अगर वह डिग्रियों के आधार पर पहले नवमांस में है तो पहला ही राशि में वह हम लिख देंगे हम लोग। अगर वह डिग्रियों के आधार पर तीसरे नवमांस में है तो 3 नंबर की राशि में लिख देंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो अग्नि तत्व की नवमांस 10 से शुरू होता, 1 से शुरू होता है तो 1, 2, 3, 4। अगर 13-20 तक है, 10 डिग्री से अधिक है, 13-20 तक है तो 4 नंबर की राशि में लिख देंगे। अगर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं तो 10 से शुरू होता है, क्योंकि 9 यहाँ तक तो 9 हो गया अग्नि तत्व के लिए, तो 10 से शुरू हो जाता है पृथ्वी तत्व के लिए। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वायु तत्व के लिए 7 से शुरू होता है एवं जल तत्व के लिए 4 से शुरू होता है। इसकी जो सारणी है इसे हम लोग नवांश सारणी भी कहते हैं, नवमांश सारणी भी कहते हैं, पराशरी नवमांश भी हम लोग कहते हैं। और इसी का उपयोग लगभग हर कोई करता है। कंप्यूटर से में भी जो सॉफ्टवेयर है इसी सारणी का इस्तेमाल करते हैं। सारणी आशा करते हैं कि सारणी भी आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। आगे गुरुजी स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन है इजी। हाँ, अब इसके बाद में हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह सॉफ्टवेयर के सहारे सभी कुछ बना बनाया हम लोगों को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के सहारे जो बना बनाया मिल जाता है उसका भी उपयोग हम लोग फलादेश में कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग समझने की आज की कक्षा में हम लोग प्रयास करेंगे। ज़रा बोर्ड साफ कर लेने दीजिए। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि कोई सदस्य हमारी कक्षा में आज प्रथम बार अगर भाग ले रहा हो या वीडियो देख रहा हो और उन्हें अगर प्रतिदिन की कक्षा में भाग लेना हो चाहते हो तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों ने तो यहाँ पर लग्न कुंडली एक बना लिया, वह लग्न कुंडली यहाँ पर भी है। जो लग्न कुंडली यहाँ दिख रही है वही लग्न कुंडली हम लोगों ने बनाया। यहाँ पर ग्रहों की डिग्रियाँ भी हैं। हम लोग पंचांग के सहारे भी ग्रहों की डिग्रियों का निर्धारण कर सकते हैं। पंचांग के सहारे भी हम लोग सभी ग्रहों के लग्नों की सभी चीज़ की डिग्रियाँ हम लोग निर्धारण कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं। अब यहाँ पर यदि लग्न की डिग्री 9-4 है तो नवमांस का लग्न क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए यह लग्न कौन है तो मिथुन लग्न है। और मिथुन लग्न का यह कौन सा डिग्री हो गया, 9-4 है तो तीसरा नवमांस हुआ ना। तो मिथुन लग्न वायु तत्व का है जो 7 से शुरू होता है, तो इसका कौन सा नवमांस हो जाएगा। मिथुन का तीसरा नवमांस कौन होता है, धनु होता है ना। तो धनु लग्न धनु हो गया। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उसके बाद में सूर्य की डिग्री देखते हैं तो सूर्य की डिग्री 27-3 है, यानी कि 26-40 से ज़्यादा है। 27-3 यानी कि 9वां नवमांस हो गया। तो सूर्यदेव कहाँ पे हैं तो सूर्यदेव वृश्चिक राशि के 9वें नवमांस में है। तो 9वां नवमांस आखिरी नवमांस होता है। तो वृश्चिक राशि का नवमांस यहाँ देखिए कहाँ से शुरू है तो 4 से शुरू है और आखिरी नवमांस 9वां नवमांस 12वीं राशि है। तो 12 नंबर यहाँ जहाँ है तहाँ सूर्य हम लोग लिख देंगे। इसके बाद में यह तो पहली विधि जो पुस्तक की विधि है हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद में जो दूसरी विधि है उस विधि को भी हम लोग इसी कुंडली पर अप्लाई करेंगे।
और देखेंगे कि क्या दूसरी विधि हम लोगों की सही है या यह विधि सही है, आसान कौन सा है। जिसे जो विधि आसान लगे उसको कम से कम किसी भी एक विधि को सही ढंग से समझ लेना है। अब यहाँ पर चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 4/9 है। तो 4/9 कौन सा नवमांश हुआ, 3/20 से ज़्यादा है, 6/40 से कम है, तो दूसरा नवमांश हुआ। तो चंद्रमा है कहाँ, चंद्रमा धनु राशि में है। तो धनु राशि अग्नि तत्व का होता है, तो जिस नवमांश में है उसकी राशि वहीं हो जाती है। तो दूसरे का 2 नंबर, तो यहाँ चंद्रमा 2 नंबर में लिख लेंगे। मंगल देव 1934 पे है, यानी कि छठे नवमांश में है। 16:40 के बाद से लेके 20 डिग्री तक छठा नवमांश, तो 1934 छठे नवमांश में है। और मंगल देव हैं कहाँ लग्न कुंडली में, तो मंगल देव वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि का छठा नवमांश, तो वृश्चिक राशि का छठा नवमांश हम यहाँ से देख लेंगे, छठे के सामने 9 है, या यहाँ से भी गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 9 नंबर में। 9 नंबर कहाँ है, तो लग्न में ही है, तो लग्न में ही लिख लेंगे मंगल। अब उसके बाद में मंगल देव हो गए। बुध की बात, तो बुध 14-18 पे है, तो 14-18 कौन सा नवमांश हुआ, 5वां नवमांश है। तो 5वां नवमांश बुध देव का, बुध देव किस राशि में है, तो 9 नंबर की राशि में है। तो 9 का 5वां नवमांश कौन होगा, तो 9 का 5वां नवमांश 5 ही होगा। तो 5 नंबर की राशि जहाँ है हम वहाँ हम लोग लिख देंगे बुध देव को। फिर उसके बाद में, बुध के बाद में अब आते हैं गुरुदेव। गुरुदेव 11/54 पे है। 11/54 का मतलब चौथा नवमांश। 11/54 का मतलब चौथा नवमांश ही होगा या दूसरा होगा, चौथा ही होगा, चौथा होगा। तो अब यहाँ पर देखें चौथा नवमांश हो गया। तो गुरुदेव हैं कहाँ, मेष राशि में है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, तो इसका 1 से ही शुरू होता है, तो चौथा नवमांश यानी कि 4 नंबर की राशि में ही। तो 4 नंबर की राशि जहाँ है हम लोग गुरुदेव को वहाँ लिख देंगे। उसके बाद में शुक्रदेव की बात करते हैं, तो 16-10 पे है। 16-10 कितने नवमांश में हुआ, 5वां नवमांश हो गया। 16:40 तक 5वां नवमांश है, या तो 16-10 ही है, तो 5वें नवमांश में हो गए शुक्रदेव। और शुक्रदेव किस राशि में है, जन्म कुंडली के 7वें राशि में है। तो 7वें राशि का 5वां नवमांश देखेंगे तो वायु तत्व का है। तो वायु तत्व का 7 नंबर तुला राशि से शुरू होती है, तो यहाँ से हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5 11, या 5 ऊपर से देख के 11। तो 11 जहाँ है हम लोग वहाँ पर शुक्रदेव को लिख देंगे। शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव 7:37 पे हैं, 6:40 से ज़्यादा हैं और 10 डिग्री से कम है, यानी कि तीसरे नवमांश में हो गए। और शनिदेव है किस राशि में, तो 11 नंबर की राशि में, यानी वायु तत्व की राशि में है। तो कहाँ चले जाएंगे, वायु तत्व की राशि का तीसरा नवमांश धनु राशि होता है, तो धनु राशि में हम लोग शनिदेव को लिख देंगे। अब उसके बाद में राहुदेव, तो राहुदेव 27-39 के हैं, तो 26-40 तक यह 8वां नवमांश है। उसके बाद में 30 डिग्री तक 9वां नवमांश। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि किस राशि के 9वें नवमांश को हम लोगों को देखना है, तो कन्या राशि में केतु देव हैं। तो कन्या राशि का 9वां नवमांश, कन्या 6 नंबर, तो 6 नंबर राशि का 9वां नवमांश, तो 9वां नवमांश 6 नंबर ही हो गया। 6 नंबर ही हुआ ना, तो 6 जहाँ है वहाँ हम लोग वहाँ केतु देव को लिख देंगे। अब आते हैं राहुदेव। राहुदेव की डिग्री एवं केतु देव की डिग्री दोनों की एक ही होती है, 27-39 वो भी है, तो यह भी 9वें नवमांश में हो गए। तो यह 12 नंबर राशि के 9वें नवमांश में। तो 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि, जल तत्व का 9वां नवमांश मीन राशि का ही होता है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो हम लोगों ने नवमांश कुंडली इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। विधि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया? जी जी गुरुजी। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, दोनों में मेल एक ही है या नहीं है? धनु लग्न की कुंडली बन गई, हम लोगों ने बनाया। यहाँ भी धनु लग्न है, यहाँ भी धनु लग्न है। लग्न एक हो गया, मंगल शनि एक ही है। शुक्रदेव तीसरे भाव में 11 नंबर की राशि में है, यहाँ भी शुक्रदेव तीसरे नंबर भाव में 11 नंबर राशि में।
12 नंबर चौथे भाव में सूर्य एवं राहु है, वहीं है। छठे भाव में चंद्रमा है, यहाँ पर है। गुरुदेव चौथे भाव में, 8वें भाव में 4 नंबर राशि में है, वहीं है। बुध देव को देखिए 9वें भाव में सिंह राशि के हैं, वहीं स्थिति है। केतु देव 6 नंबर, दोनों सेम टू सेम है। इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। यह तो पहली विधि हो गई। अब इसी को हम लोग दूसरे विधि से कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि नवमांश कुंडली कैसे बनाए, तो हम लोगों ने एक विधि से, जो सामान्यतः जो साधारणतया जो विधियाँ हम लोगों के पुस्तकों में जो दी गई है, उस आधार पर हम लोगों ने नवमांश कुंडली बनाने का प्रयास किया और हम लोगों ने उस विधि को भी सीखा। दूसरी विधियाँ जो है वह, उस विधि को हम लोग अनुभव विधि भी कह सकते हैं। हो सकता है कि कहीं पुस्तक में दिया गया हो, लेकिन हमने इस विधि को तो नहीं पढ़ा है किसी पौराणिक पुस्तक में। इस विधि को अनुभवी विधि भी कहा जा सकता है, या हो सकता है किसी पुस्तक में भी हो, नए जमाने वाली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी जैसे कि कहा कि ग्रह के पूर्ण भोग किए राशि में 9 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर लग्न है 3, यहाँ लग्न 3 है, देखा जाए तो लग्न की डिग्री कितनी है? लग्न की डिग्री 9.904 है। इसका मतलब क्या है? हम लोग अगर लिखते हैं या पंचांग में से अगर हम लोग लग्न का निर्धारण करेंगे तो वहाँ पर होगा 2904, यानी कि 2 राशि पार करके 9 अंश 4 कला, यह हुआ। यानी कि तीसरा में लग्न चल रहा है, लेकिन तीसरा पूरा नहीं हुआ है, तीसरे में यह चल रहा है। तो पूर्ण कितना हो गया? पूर्ण भोग किया 2 ही हुआ। तो हमें यहाँ 3 यहाँ है, तो इसमें से 1 कम कर देंगे, पिछले राशि को ले लेंगे 2, तो 2 पूर्ण राशि व्यतीत हो चुकी है। इसमें हम लोग 2 में 9 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 18 हुआ। जी बिल्कुल। अब 9.04 है, यह कौन सा नवमांश है? 9.4 तीसरा नवमांश है। जी जी। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे, तो 18 3 21, 12 से भाग देंगे, शेष कितना हुआ? 9। तो यही 9वीं राशि हो गई। तो हम लोगों ने तो लग्न का नवमांश निकाला, तो यहाँ पर देखें 9वीं राशि आ गई कि नहीं आ गई? जी बिल्कुल। यहाँ पर जी बिल्कुल। अब हम लोग इसी को दूसरे ग्रहों पर उपयोग करते हैं, सूर्य पर चलते हैं। तो सूर्य की डिग्री कितनी है? 27.3 है। तो यह 9वां नवमांश हो गया ना, सूर्य का 9वां नवमांश हो गया। और सूर्यदेव हैं किस राशि में? 8 नंबर की राशि में है, यानी कि 7 राशि इनका पूरा व्यतीत तो हो चुका है। तो 7 में हम लोग किस चीज़ से गुना करेंगे? 9 में गुना करेंगे ना, 9 से। तो 7 9वां 63 और 9 72। 72 में अगर हम लोग 12 से भाग देंगे तो क्या होगा? कोई शेष बचेगा? नहीं बचेगा। यानी कि यह पूरा 12 से भाग पड़ रहा है, तो 0 तो कोई राशि होती नहीं है। इसलिए जब 0 शेष बचे तो हम लोग 12 ही मान लेते हैं, क्योंकि 1 शेष बचा तो 1 राशि मानेंगे, 2 शेष बचा तो 2, 3 बचा तो 3, 4 बचा तो 4, 8 बचा शेष तो 8वीं राशि, 9 बचा तो 9वीं राशि, 11 बचा तो 11वीं राशि। लेकिन 12 शेष तो बच ही नहीं सकता ना। तो जब शेष नहीं बचे तो हम लोग 12वीं राशि मान लेंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव को देखिए 12वीं राशि में है। अब उसके बाद में हम लोग चंद्रमा को चल के देखते हैं, तब फिर तो यहाँ पे सारणी की कोई आवश्यकता नहीं रह गई ना। नहीं। अब यहाँ पर देखें चंद्रमा की 4-9 डिग्री है, तो 4-9 यह दूसरा नवमांश हो गया चंद्रमा का। अब देखा जाए
कि चंद्रमा किस राशि में है, तो धनु राशि में है, यानी कि 8 राशि पार कर गया है, तो 8 में हम लोग 9 से गुना कर देंगे ना। जी गुरु जी। 8 नवा जी गुरु जी। 72 और 2 74। 74 में हम लोग 12 से भाग दे देंगे, शेष कितना आएगा? तो वहीं देख लीजिए 2 नंबर राशि में चंद्रमा है कि नहीं है? जी बिल्कुल। अब आप लोग इसी सूत्र के सहारे, कोई व्यक्ति मंगल का अपना निर्णय करे, कोई बुध का करे, कोई गुरु का करे, कोई शुक्र का करे, कोई शनि का करे, और फिर अपने अपने से आप लोग मिलाकर देखें कि यह सूत्र प्रभावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, या हम ही सभी का कर देते हैं। प्रैक्टिकल बार बार हो जाएगा ताकि आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, और जब आप लोग घर स्वाध्याय करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं तो मंगल 1934 पे है, छठे नवमांश में है मंगल, और मंगल देव लग्न कुंडली में 8वीं राशि में, यानी कि 7 राशि पार कर गए हैं, 8वीं राशि में है। तो 7 में हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 7 9 63, 63 और 6 59। इसमें हम लोग 12 69। हाँ 69, इसमें हम लोग 12 से भाग देंगे तो 12 25 60, 9 बच गया। तो मंगल देव 9 नंबर की राशि में है, 9 शेष बचा उसी राशि में है। फिर बुधदेव की बात करते हैं तो बुधदेव कहाँ पे है, तो 14 18 पे है। तो 14 18 कौन सा नवमांश होता है, तो 5वां नवमांश हो जाता है। तो 5वां नवमांश हो गया। और बुधदेव हैं कहाँ, तो बुधदेव हैं 9 नंबर की राशि में, तो 9 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 8वीं राशि में। तो 8 में अगर हम लोग 9 से गुना करते हैं तो 8 9 72, 72 और 5 77, फिर 12 से भाग देंगे, 12 छक 72, नीचे बचा शेष कितना 5। तो देखिए बुधदेव 5 नंबर की राशि में है। अब शुक्रदेव को देखें 16 10 पे है। 16 10 कौन सा नवमांश होता है, तो 16 10 यहाँ देखिए 5वां नवमांश ही है गुरुदेव के लिए। तो गुरुदेव, हाँ न 16 10 गुरुदेव की बात नहीं है, शुक्रदेव की कर रहे हैं। गुरुदेव का तो दूसरा नवमांश है, दोबारा चेक कर लेंगे गुरुदेव के लिए। शुक्रदेव का 16 10 है। तो शुक्रदेव लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, 7 नंबर की राशि में, यानी कि 6 राशि पूरा पार कर चुके हैं। तो 6 में हम लोग 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 और 54 और 5 59, 59 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 11। 11वीं राशि में शुक्रदेव है। यहाँ पर गुरुदेव की बात करते हैं तो गुरुदेव यहाँ पर 11 54 में है। 11 54 चौथा नवमांश होता है, देख लीजिए 10 तक तीसरा और 13 20 तक चौथा। तो 11 54 12 के आसपास में हुआ। यह कौन से नवमांश में हो गए, चौथे नवमांश में आ गए। तो गुरुदेव कहाँ पे हैं, मेष राशि में है, यानी कि पहले में ही है। तो अभी तो एक भी राशि पार नहीं किए हैं ना। अगर 12 से हम लोगों को भाग देना है, अगर 12 से अधिक संख्या हो। अब यहाँ पर एक बातें और आ गई, हम लोगों को यार देख लेना, अच्छा किए हैं कि सभी का। अगर 12 से संख्या अधिक हो जाए तो 12 से भाग देंगे। यदि 12 से संख्या अधिक नहीं हो रही है, अगर 9 से हम लोग गुना भी करते हैं और हम लोग जोड़ते भी हैं, फिर भी 12 से अधिक नहीं हो रहा है, तो संख्या ज्यों के त्यों लिख देंगे। अगर यही कोई ग्रह यहाँ पे होता, 2 नंबर की राशि में अगर यही गुरुदेव होते और 5 डिग्री के होते, यानी कि दूसरे नवमांश में होते, तो हम लोग क्या करते, एक राशि बीत गई है तो 9 से गुना करेंगे, 1 में तो 9 आया, या 5 डिग्री है तो दूसरा नवमांश हुआ, 9 2 11, तो 11 नंबर की राशि में लिख देंगे। अब देखिए वृषभ राशि का 5 डिग्री, यानी कि वृषभ राशि का दूसरा नवमांश। तो वृषभ राशि का दूसरा नवमांश 11 है कि नहीं है? जी 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 जी। तो गुरुदेव का लिए अब कोई शेष है ही नहीं इसमें। 9 से गुना कर नहीं सकते, सिर्फ साधारणतया सामान्य का 4 का 4 है, यानी 0 में 9 से गुना किए तो 0 आया, और 0 में 4 जोड़ दिए तो 4 आया। 4 में 12 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए 4 ज्यों का त्यों रह गया। चौथी राशि में ही गुरुदेव हैं, यहाँ देखिए।
अब आशा करते हैं कि आप लोग इस विधि को पूरा समझ गए होंगे। अब आगे इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा कल दिन में एक बार अवश्य। यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग कहिएगा, तो पुनः हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। ग्रहों की डिग्रियां निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ तो कैसे निकलेगी? हाँ, समूह में लिखिएगा कि ग्रहों की डिग्रियां कौन ग्रह कैसे, कितनी हाँ डिग्री का है? हाँ जी, हम पंचांग से ग्रहों की डिग्रियां कैसे देखें, यह समूह में लिखिएगा। और वो अब ज़्यादा देर की विषय प्रश्न नहीं है, 5 से 7 मिनट में हम लोग उसको समझ लेंगे। किसी भी दिन हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जी जी जी। क्योंकि जिस समय जिस चीज़ का मन बना हुआ होता है ना, अगर उसका उपयोग होता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और उसके लिए सभी विषय वस्तु यहाँ पर उपयोग में लाए गए रहते हैं। या ध्यान में व्यक्ति सोच कर भी बैठता है कि हम क्या बोले। जी बिल्कुल। हालांकि सॉफ्टवेयर से नौमांस भी बन जाती है, पंचांग से हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा अगली कक्षा में कर लेंगे। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोला जाए। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अभी की विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि नौमांस के आधार पर व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव को हम लोग कैसे जानें एवं समझें। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि राशियां 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव। स्वभाव के आधार पर, तत्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व एवं जल तत्व। यहाँ पर हम लोगों के स्वभाव के बारे में जानना है कि व्यक्ति का स्वभाव गुण कैसे हो सकता है। इसका उपयोग हम लोग मिलापक में भी करते हैं। तो ग्रहों का स्वभाव 3 प्रकार का होता है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। उसी प्रकार मनुष्यों का भी स्वभाव 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा स्वभाव जो धर्मनिष्ठ स्वभाव हम कह सकते हैं, शांत स्वभाव, धर्मनिष्ठ स्वभाव का। दूसरा स्वभाव मानवीय गुण, व्यवहारिक, शिष्ट व्यक्ति के जैसा। और तीसरा अविवेकी। तीसरा गुण हम लोग क्या कह सकते हैं? अविवेकी। वही कहेंगे कि दूसरा कहेंगे? जी गुरुजी, देव मानव और राक्षस, देव मानव और राक्षस, देव मानव राक्षस, या इसको हम अविवेकी भी कह सकते हैं। राक्षस कहना थोड़ा अच्छा बात नहीं लगता, उसके पर्यायवाची शब्दों का हम लोगों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मनुष्य को राक्षस कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, अविवेकी कह सकते हैं। और देवता का मतलब हो गया उदारवाद, थोड़ा सा अपना नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का नुकसान ना हो। मानव का मतलब यह हुआ कि अपना नुकसान भी ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। तो लग्न कुंडली का लग्नेश कौन होगा? यहाँ 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं? 5 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। आप लोगों के लग्नेश कौन है और किस राशि में है, इसे देखें और उसके आधार पर
उस गुण को देखें कि क्या वह गुण आप लोगों के जीवन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर चर राशि में है तो देवगुण, स्थिर राशि में है तो मानव का गुण, द्वि स्वभाव राशि में है तो अविवेकी गुण। तो गुरुजी ये जो लग्न कुंडली में जो ग्रह है वो नवमास में कहाँ बैठा है अब वो देखना है ना अब गुरुजी। यहाँ पर यह देखा जाए कि लग्न कुंडली का लग्नेश कौन है? जी, बुध देव। यहाँ नवमांश कुंडली में कहाँ बैठ गए? 5 नंबर की राशि में। 5 नंबर की राशि कौन है? स्थिर राशि है। जी बिल्कुल। तो यह मानवीय गुण वाला व्यक्ति हो गया। ऐसे व्यक्ति में व्यवहारिकता होगी, सजनता होगी, शिष्टता होगी। यह किसी न अपना नुकसान करना चाहेगा न सामने वाले का नुकसान करना चाहेगा। हाँ, अगर लग्नेश 1, 4, 7, 10 में हो तो व्यक्ति में क्या गुण हो जाते? धार्मिक गुण, उदारवादिता गुण कुछ ज़्यादा ही हो जाता, शांत स्वभाव का होता, धर्मनिष्ठ स्वभाव का होता। तो कभी कभी यह व्यक्ति अपना थोड़ा नुकसान कर लेगा, लेकिन सामने वाले का नुकसान कभी नहीं करना चाहेगा। अगर वहीं द्वि स्वभाव का राशि अगर यही लग्नेश होता तो व्यक्ति कैसा होता? सामने वाला का कुछ भी हो, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि अविवेकी हम कह सकते हैं। और कभी कभी हिंसात्मक प्रवृत्ति भी तो मनुष्य के ही गुण है ना। हिंसात्मक प्रवृत्ति किसका गुण है? कह सकते हैं क्या? हिंसात्मक प्रवृत्ति मनुष्यों में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? किसी किसी मनुष्यों में स्वार्थ वृत्ति कह सकते हैं।